हेलो डियर, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं उपसर्ग संयोजन यौगिक। ये केमिस्ट्री का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये आपके एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। पहली बात इस चीज का ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री ही हमारे दैनिक जीवन की सबसे आवश्यक केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन की सबसे आवश्यक चीजें हैं जिसके द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर उपसर्ग संयोजन यौगिकों के बारे में कुछ। तो सबसे पहली बात बेटा आती है कि उपसर्ग संयोजन यौगिक किसे कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है ऐसे यौगिक जो जल में घुलने पर अपने साधारण आयनों में नहीं टूटते हैं। ऐसे यौगिक जो जल में घुलने पर अपने साधारण आयनों में नहीं टूटते हैं उन यौगिकों को बोलते हैं हम उपसर्ग संयोजक यौगिक। आज हमने यौगिकों के प्रकार के बारे में बताएंगे हम आपको। तो देखेंगे यौगिकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स से बोलते हैं। यौगिक हमारे पास का सामान्यतः तीन प्रकार के हैं: साधारण लवण, द्वैत लवण और उपसर्ग संयोजन लवण। सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण लवण। साधारण लवण कौन से लवण होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ऐसे लवण हैं जो जल में ऐसे लवण जो जल में आसानी से पूर्ण रूप से वियोजित हो सकते हैं। तो ऐसे लवणों को बोलते हैं साधारण लवण। दूसरी बात यह है कि साधारण लवण वे लवण हैं जो साधारण आयनों में विभक्त हो जाएं और जल में पूर्ण रूप से कैसे हो जाएं, घुल जाएं, तब हम उसे बोलते हैं साधारण लवण। साधारण लवण के बारे में आप लोगों ने और क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जब आपने बचपन में या छोटी क्लासेस में पढ़े थे कि साधारण लवण का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है, वो देखेंगे आप। साधारण लवण में क्या है, सबसे पहले एक अम्ल लेते हैं जिसे हम बोलते हैं HCl। दूसरा क्या लेते हैं, क्षार लेते हैं जिसे बोलते हैं हम NaOH। इसके संयोग से बनता है हमारे पास में NaCl और H2O। यहाँ पर आप देख रहे हैं साधारण लवणों के निर्माण में जो हमारे पास में अम्ल और क्षार की जो स्टोइकियोमेट्री है उसका रेशियो भी एक ही है। और उसके बाद में जो लवण बनता है वो भी हमारे पास में एक ही बनता है। यहाँ पर ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, जिससे बनने वाला लवण प्रबल लवण कहलाता है। इस लवण की विशेष बात ये होती है, इसे अगर हम जल में घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से घुल जाता है, अर्थात इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे बोलते हैं वो कितना होता है, 100% होता है। मान लीजिए हमने लिया है 1 मोल NaCl लिया है, तो ये NaCl जल में घुलकर, इसमें बोल रहे हैं जल में घुलकर एक एनियन देगा और एक हमारे पास में Cl नेगेटिव आयन देगा। इस तरीके से इसमें से कुछ भी रिमेन नहीं बचता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, ये पूरा का पूरा जल में सरल आयनों में टूट जाता है, तब हम इसे बोलते हैं साधारण लवण। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, द्वैत लवण की। तो द्वैत लवण में क्या होता है, द्वैत लवण के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। द्वैत लवण बेटा हमारे पास में एक ऐसा लवण है जो साधारण लवणों के संयोग से दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से जिस लवण का निर्माण होता है उसे हम द्वैत लवण कहते हैं। दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से जिस लवण का निर्माण होता है उसे हम द्वैत लवण कहते हैं। द्वैत लवण में जो जल में घुलने की जो क्षमता होती है द्वैत लवण की, वो भी क्षमता साधारण लवण के समान ही होती है, अर्थात ये भी द्वैत लवण कंप्लीटली जल में घुल जाता है। इस द्वैत लवण का उदाहरण हमने लिया है मोहर लवण, जिसका सूत्र होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस NH4 का होल ट्वाइस into 6H2 NH4 6H2। फिर से देख लेंगे FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2O। इस लवण को बोलते हैं हम क्या, मोहर लवण। ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं मोहर लवण। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री देख लो, इसका 1 मोल है, यहाँ पर भी इसको 1 बोलेंगे और यहाँ पर भी इसको 1 बोलेंगे, ठीक है। इसको अगर हम जल में घोल दें, देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इसे जल में घोल रहे हैं। जल, ये हमने देखो एक पात्र लिया, इसमें लिया है जल और इसमें घोलेंगे इसे, तो ये कौन कौन सी आयन देगा, आप देख रहे होंगे यहाँ से Fe आयन देगा, Fe+2 आयन देगा ये, और कौन से आयन देगा, SO4 माइनस माइनस आयन देगा, और क्या देगा पास में, अमोनियम आयन देगा। मतलब ये अपने सबसे सरल आयनों में टूट जाता है। जल में घुलने पर जो लवण अपने सरल आयनों में आसानी से टूट जाए और जिसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो हमारे पास में 1:1 हो, तब हम उसे बोलते हैं द्वैत लवण।
आगे हम बात करते हैं अब उपसे संयोजन लवणों की। तो उपसे संयोजन लवणों के बारे में हमने बता दिया। उपसे संयोजन लवण किसे कहेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। वो हमारे पास एग्जांपल है इसका K4FeCN का O6, K4FeCN का O6। उपसे संयोजन लवण किसे कहेंगे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो उपसे संयोजन लवण बेटा क्या होते हैं, अपने आयनों में तो विभक्त होते हैं लेकिन वो सरल आयनों में विभक्त नहीं होते। कैसे, जटिल आयनों में ही टूटते हैं। जैसे अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से क्या देगा, K प्लस आयन देगा। और क्या देगा हमारे पास में, ये देगा Fe, उसके बाद देगा ये Cn का होल 6 और इस पे चार्ज होगा माइनस का 4 और ये 4 है। अब ये हमारे पास में इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर उपसे संयोजन लवणों की विशेषता होती है। उपसे संयोजन लवण अब किसी भी जल में या विलायक में घुलकर वे क्या करते हैं, वे सरल लवणों में नहीं टूटते हैं, तब इसे बोलते हैं उपसे संयोजन लवण। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास में पोटेशियम आयन में और हमारे पास में फेरोसाइनाइड आयन में ये क्या होता है, टूट जाता है, तब इसे बोला जाता है उपसे संयोजन लवण। इसमें आप यहाँ पर ये देख रहे हैं इसको उपसे संयोजन लवणों में इसका वैसे नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हमारे पास में पोटेशियम, है ना। और हमारे पास में फेरोसाइनाइड के नाम से इसे जानते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं इसके। इसका सामान्य नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और इसका जो सूत्र है और इसका वियोजन आप देख रहे हैं, आयन देख रहे होंगे आप लोग। आगे हम बात करेंगे, आगे आप देखेंगे उपसे संयोजकों की कुछ महत्वपूर्ण भिन्न। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर काउंटर आयन। तो काउंटर आयन किसे कहेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जब भी बड़े ब्रैकेट से पहले जो भी स्पीशीज दी गई हो उसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन इसमें देख रहे हैं, इसको बोलेंगे आप क्या, काउंटर आयन। ये है हमारे पास में काउंटर काउंटर आयन, इसको काउंटर आयन कहते हैं। ये स्पीशीज हमारे पास में है जो आप देख रहे हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर है। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज होती है उसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय केंद्रीय धातु परमाणु, इसका नाम होता है केंद्रीय धातु परमाणु या इसे आयन भी बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये जो संख्या हमारे पास में छोटे ब्रैकेट के अंदर उससे बोलती है लिगैंड, इसका नाम है लिगैंड। लिगैंड बोल सकते हैं आप, लाइगैंड बोल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है, कोई गलत चीज नहीं है यहाँ पर। आपके पास में लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु और काउंटर आयन हो गया। और इसको अभी हमने बताया था, ये जो बड़ा ब्रैकेट है दोनों तरफ इसको आप देख रहे होंगे, इसका नाम बताया था अभी हमने कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नेशन स्फीयर बोलते हैं इसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या बोलते हैं इसे। आपस में उपसे संयोजन परिसर भी बोलते हैं, ऐसे उपसे संयोजन कोष्ठक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। अब लिगैंड, इसके बाद में लिगैंड भी आपने देख लिया। लिगैंड हमारे पास में क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जो जुड़ा हुआ होता है। लिगैंड की विशेषता होती है, ये जो Cn यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी लिगैंड हो चाहे हमारा, वो क्या करता है, इस जो धातु है केंद्रीय धातु परमाणु है उसको इलेक्ट्रॉन को देता है। जब केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है तो देने वाले को क्या बोलते हैं, लिगैंड्स कहते हैं। इसे हम एक नाम और भी है उसका भी उपयोग करते हैं, इसे लेविस क्षार भी कहते हैं और इसको हमारे पास में लेविस अम्ल भी कहते हैं। आपने देखा था कभी भी धातुओं को अम्ल नहीं कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने अम्ल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर धातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है। जब धातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो वो लेविस अम्ल की तरह कार्य करती है। और ये जो हमारे पास में लिगैंड की विशेषता होती है, लिगैंड हमेशा ध्यान रखना है कि लिगैंड्स ऐसी स्पीशीज होती हैं जो हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। अब हमने लिगैंड का वर्गीकरण आपके सामने दिया है। लिगैंड को बेटा हमने तीन भागों में बांटा है, आवेश के आधार पर जिसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, उसके बाद में दाता परमाणुओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, और बंधों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। अब हम सबसे पहली बात करेंगे आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर इनको हमने तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में, तीन भागों। आवेश के आधार पर लिगैंड का जो वर्गीकरण किया गया है वो तीन भागों में किया गया है। और सबसे पहला लिगैंड हमारे पास में है ऋण आवेशित, ऋणावेश या बोल सकते हैं ऋणावेशित लिगैंड, ऋणावेशित लिगैंड नंबर एक। उसके बाद में नंबर दो दिया हमने धनावेशित धनावेशित लिगैंड, और
नंबर 3 दिया आपको उदासीन, उदासीन लिगेंड। अब हम सबकी बात करेंगे। ऋणावेशित लिगेंड में हमारे पास में ऐसे लिगेंड आएंगे, ऐसी स्पीशीज आएगी जिसपे कैसा आवेश हो, ऋण आवेशित हो। ऋण आवेश हो अर्थात उसपे जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो फ्री हो, जिसमें आप देख सकते हैं कि F माइनस है, Cl माइनस आएगा, ठीक है, NO3 नेगेटिव होता है। ये सभी हमारे पास में कैसे हैं, ऋण आवेशित लिगेंड है। ऋण आवेशित लिगेंडों के पास में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने, आप देखेंगे फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इस तरीके से आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये लोन पेयर्स हैं, क्या है ये लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऋण आवेशित लिगेंड। ऋण आवेश आ रहा है तो ऋण आवेशित लिगेंड हो गए। उसके बाद में धनावेशित लिगेंड्स आते हैं। धनावेशित लिगेंड में हमने अभी बताया था NO2 पॉजिटिव आता है, NO2 पॉजिटिव हमारे पास में, और क्या है NH4 पॉजिटिव है ये। अब आप कहोगे कि धनावेशित लिगेंड में ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ गए, तो बेटा हमारे पास में जो पास के कार्बन है, जो हमारे पास पास का जो एटम है उसके पास में इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, लेकिन उसके बगल में जो एटम है उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। उदासीन लिगेंड में क्या होगा, उदासीन लिगेंड में वे लिगेंड्स आते हैं जिसपे किसी प्रकार का कोई चार्ज न हो, जिसमें हमने वो बोला आपको NH3 अमोनिया होता है। अमोनिया को एमाइन या एमीन बोला जाता है। अमोनिया क्या बोला जाता है यहाँ पर, एमीन। आईपीएच नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना है, इसको एमीन बोलते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में अमोनिया कहते हैं। सामान्य भाषा में अमोनिया कहा जाता है। अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है। उसके बाद में आता है H2O, इसे हम सामान्य भाषा में जल कहते हैं, और जब आईपीएसी भाषा में इसको एक्वा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, एक्वा, एक्वा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए आपके पास में ऋण आवेशित लिगेंड के, और कुछ उदाहरण आपके पास में धनावेशित लिगेंड के, और कुछ उदाहरण आपके पास में उदासीन लिगेंड्स के। अच्छा चलिए, अब हम एक स्पीशीज दे रहे हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा लिगेंड ऐसा है जो हमारे पास में, कौन सा लिगेंड है, कौन सा उसमें केंद्रीय धातु है, और कौन सा हमारे पास में काउंटर आयन है। तो आप बताएंगे। इसमें एक हमने उदाहरण लिया है, और वो उदाहरण हमारे पास में है K4, और इसके बाद में हमने लिया Fe लिया, और क्या लिया, Cn का होल 6 लिया। इसमें आपको सभी चीजों को बताना है। क्या क्या बताना है आपको इसमें, आपको बताना है इसमें काउंटर आयन कौन सा है, आपको बताना है इसमें केंद्रीय धातु प्रमाण कौन सा है, और आपको ये बताना है इसमें हमारे पास में लिगेंड्स कौन सा है, और लिगेंड की संख्या कितनी है, ये किस प्रकार का लिगेंड है, ये भी आपको बताना है। चलिए इसी के साथ में आगे हम आपसे